हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में दिल्ली सल्तनत के तीसरे राजवंश के बारे में बात की थी, तो आज की इस वीडियो में हमें बात करना था कि जो चौथा राजवंश शुरू होता है, सैयद वंश जिसका नाम होता है, तुगलक वंश की तुगलक वंश को खत्म करके जब खिज्र खां स्थापना करेगा सैयद वंश की। तो चलिए अब बात करेंगे सैयद वंश की। तो 1414 और 1451 के बीच ये क्या हुए थे, उत्तरी भारत के अधिकांश भाग पर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। और बात करें कि इसकी स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना, सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी, जिसका पूरा नाम खिज्र खां सैयद होता है। उसी वजह से इसका नाम सैयद वंश पड़ा। और इस पर 3 राजाओं ने शासन किया था। टोटल कितने राजाओं ने शासन किया था इस वंश में? 3 राजाओं ने। इस वंश का अंतिम शासक जो होता है उसका नाम अलाउद्दीन आलम शाह होता है। और फिर अलाउद्दीन आलम शाह को गद्दी से परास्त करके, उतार करके लोदी आता है। तो लोदी वंश की वीडियो आगे देखेंगे। तो सैयद वंश के ये जो 3 राजा हैं, 3 शासक थे, इनके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं। सैयद वंश के संस्थापक के बारे में बात करेंगे। तो सैयद वंश का जो संस्थापक है, जिसका नाम खिज्र खां सैयद था, जो 1414 से लेकर के 1421 ईस्वी तक शासन करता है। और ये मुल्तान का गवर्नर होता है। मुल्तान का गवर्नर होता है। सैयद राजवंश का संस्थापक था, ये तो हम जानते ही हैं। उनके पास कोई शाही उपाधि नहीं थी। 1414 ईस्वी में क्या होता है, जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, खिज्र खां ने दौलत खान लोदी के विरुद्ध चढ़ाई की और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हालांकि उन्होंने दिल्ली पर शासन किया, लेकिन उन्होंने कभी भी सुल्तान की उपाधि का इस्तेमाल नहीं किया। दिल्ली पर शासन करने के बावजूद भी ये क्या करता है, को किसी प्रकार की भी सुल्तान की उपाधि वो नहीं धारण करता है। कौन नहीं धारण करता है? खिज्र खां। तो चलिए अब देखेंगे। रायत ए आला, वह रायत ए आला और मनसद ए आली, अपने आप को कौन सी 2 उपाधियां देता है? रायत ए आला और मनसद ए आली की उपाधि दे करके वो दिल्ली पर क्या करता है, शासन करता है। तो आगे देखेंगे। वो इसका एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, देखो इसमें जो फंसेगा क्वेश्चन जो है कि ये वजीर किसको बनाता है अपना, तो मलिक उस सर्क जो होता है तूफा, मलिक उस सर्क तूफा को ये 1421 तक ये क्या है, वजीर के रूप में इसको नियुक्त किया था। 1421 तक वजीर के पद पर कौन कार्य करता है? मलिक उस सर्क तूफा। अब इसके बाद देखेंगे खिज्र खां के शासन खिज्र खां के शासन तहत बंगाल, दक्कन, गुजरात, जौनपुर, खानदेश और मालवा के हिस्से खो गए। मतलब ये इनको नहीं बचा पाया। उस काल के सिक्कों पर उनका नाम कभी अंकित नहीं किया। मतलब इसने अपने जो भी सिक्के प्रचलित थे इसके समय में, वहां इसने किसी भी तरह से अपने नाम नहीं खुदवाए या फिर उतरवाए सिक्कों पे। जब इसकी मृत्यु हुई, तब इसका पुत्र जो होता है, जिसका नाम मुबारक शाह होता है, क्या नाम होता है इसके पुत्र का? मुबारक शाह। ये क्या होता है, इसका उत्तराधिकारी बनता है किसका? खिज्र खां का। तो हम मुबारक शाह के बारे में पढ़ेंगे, जो 1421 में गद्दी संभालता है। 1421 में गद्दी संभालता है और 1434 ईस्वी तक शासन करता है। तो अब फिर आगे देखेंगे। मुबारक शाह कौन होता है? मुबारक शाह जो होता है खिज्र खां का पुत्र होता है। कौन होता है? खिज्र खां का पुत्र। और 1421 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के बाद अपना शासन शुरू किया। इसके पिता की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, तब ये गद्दी पर बैठता है। और इसने किसी भी विदेशी शक्ति की उपाधि अधीनता स्वीकार नहीं की या स्वतंत्र शासक बना। वह खुद को मुइजुद्दीन मुबारक शाह बताता था। इसने अपने आप को खुद एक संज्ञा दी थी। कौन सी? मुइजुद्दीन मुबारक शाह की। अब देखिए, उनके सिक्कों पर भी इस नाम का उल्लेख है। जैसा कि खिज्र खां ने अपने सिक्कों पर अपना नाम अंकित नहीं करवाया था, लेकिन मुइजुद्दीन मुबारक शाह जो था, जो खिज्र खां का बेटा होता है, वो अपने सिक्कों पर मुइजुद्दीन मुबारक शाह छपवाता है या फिर कहो उत्कीर्ण करवाता है। अब इसके बाद देखिए,
तो इसने ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं किए। तो इसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी होता है वो उसका भतीजा होता है, मुबारक शाह का भतीजा होता है। कौन होता है? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह अगला शासक मुबारक शाह के बाद आएगा जो उसका भतीजा होता है। इसने गद्दी कब संभाली? 1434 में, और ये शासन करता है 1445 तक। तो 1434 ईस्वी में अपना शासन शुरू किया किसने? मोहम्मद शाह ने। सरवर उल मुल्क की मदद से शाह ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया। वह सैयद वंश का तीसरा शासक था। उसके शासनकाल में अनेक विद्रोह एवं षड्यंत्र देखने को मिले। लाहौर के गवर्नर बहलोल लोदी, ये बहलोल लोदी है, बहलोल लोदी ने मालवा के शासक को हराने में उसकी मदद की, जिसके लिए लोदी को खान ए खान की उपाधि दी गई। खान ए खान की उपाधि दी गई। 1445 ईस्वी में क्या होता है? इसकी मृत्यु हो जाती है और इसका बेटा जो है अलाउद्दीन आलम शाह वो गद्दी पर बैठता है। तो इसका उत्तराधिकारी कौन होता है? अलाउद्दीन आलम शाह। किसका? मोहम्मद शाह का जो बेटा होता है इसका क्या होता है? उत्तराधिकारी होता है, जिसका नाम क्या होता है? अलाउद्दीन आलम शाह, जो गद्दी बैठता है 1445 ईस्वी में और शासन करता है 1457 ईस्वी में। अब ये देखिए चौथा शासक है सैयद वंश का और अंतिम भी। अलाउद्दीन आलम शाह मोहम्मद शाह का कौन होता है? पुत्र होता है और वह सैयद वंश का अंतिम शासक था, अंतिम शासक है। वह अत्यंत अयोग्य शासक था। उनका शाही नाम आलम शाह था, जिसका अर्थ था विश्व राजा। विश्व राजा था लेकिन काम जो है खाजा था। तो अब देखिए वह दिल्ली के 28वें सुल्तान थे। तो ध्यान दीजिए इसके सुल्तान बनने के पहले 27 सुल्तान ऑलरेडी दिल्ली सल्तनत पर शासन कर चुके थे, राज कर चुके थे। अब देखिए बहलोल लोदी जो होता है वजीर खान की मदद से उसे हरा देता है और 1457 ईस्वी में लोदी वंश की शुरुआत करता है। तो बहलोल लोदी क्या करता है? आलम शाह की खटिया खड़ी कर देता है और आलम शाह को वजीर जो उसका होता है वजीर खां उसकी मदद से क्या करता है? उसको हरा देता है और फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत पे कौन से वंश की, नए वंश की शुरुआत करेगा? लोदी वंश की। कौन करेगा? बहलोल लोदी, बकलोल लोदी नहीं, बहलोल लोदी। उसके बाद उसने उसे बदायूं भेज दिया हरा करके। कहाँ आलम शाह को भेज देता है? बदायूं, जहाँ 1478 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है, स्वर्ग सिधार जाता है। अब इसके बारे में कुछ देखेंगे, जो भी वास्तुकला में थोड़ा बहुत जो बदलाव हुआ था इम्पोर्टेंट, इसके बारे में थोड़े देखेंगे। तो पहले इस्तेमाल की जाने वाली घोड़ों के नाल की वास्तुकला अब वास्तुकला में बदल गई थी। पहली चीज घोड़ों के नालों में परिवर्तन आया। कुछ अच्छे से इन लोगों ने देखा कि यहाँ कैसी नालें बनाई जाए जिससे घोड़ों को दौड़ने में भागने में क्या हो, आसानी हो। यह विचार फारस से लिया गया है। ये भी कॉपी पेस्ट था, फारस से लिया गया था यह विचार घोड़ों के नाल में परिवर्तन का। इस नए प्रकार की वास्तुकला के लिए लकड़ी के बीमों का उपयोग समर्थन के रूप में किया गया। अष्टकोणी कब्रें शासकों के लिए बनाई जाती थी। मतलब जो राजा महाराजा होते थे जब हारते थे, मरते थे, जो भी, उनको कब्र जो बनाई जाती थी अष्टकोणी बनाई जाती थी और वर्गाकार कब्रें अमीरों के लिए बनाई जाती थी। अष्टकोणी कब्रें सबसे उच्च व्यक्तियों के लिए, शासकों के लिए, फिर उसके बाद जो उलेमा होते थे, अमीर होते थे, उनके लिए वर्गाकार कब्रों का निर्माण कराया जाता था। लेकिन ज्यादातर कब्रें अष्टकोणी ही थी, इनको प्राथमिकता ज्यादा दी गई कि हाँ भाई अष्टकोणी कब्र है तो मतलब आप जान पहचान बहुत बढ़िया है या फिर सम्मानित व्यक्ति के रूप में देखा जाता था। कब्रें अष्टकोणी आकृति में बनाई गई। इस प्रकार की कब्रों का कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मोहम्मद शाह का मकबरा देख लिए, ये पिरामिड नुमा के आकार में बनाया गया है। यह एक विशाल गुंबद वाला अष्टकोणी मकबरा है। इसके शीर्ष पर एक लाल पत्थर है। ये एक गुंबद वाला है, मतलब इसके ऊपर गोल है, गुंबद है, और ये गुंबद जो है वो लाल रंग का है, लाल रंग के पत्थर से बना है और ये एक अष्टकोणी मकबरा है। अष्टकोणी कब्रों का ये क्या है? एक उदाहरण है। अब मोहम्मद शाह का मकबरा भी क्या है, जिसका निर्माण 1444 में करवाया जाता है। और ये जो मोहम्मद शाह का मकबरा है ये कहाँ है? लोधी गार्डन में। कहाँ है? लोधी गार्डन में है। और ये भी अष्टकोणी या फिर आठ भुजाओं वाली एक इमारत है, कहिए कब्र है। तो
अब यहाँ देखिए खत्म होता है आपका सैयद वंश, आगे हम लोगों को पढ़ना है लोधी वंश की लोधी वंश हराता है, किसको हराता है? जो लास्ट शासक होता है सैयद वंश का, कौन होता है? अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह। तो ये जो बहलोल लोधी है इसके बारे में सुनेंगे, जानेंगे आगे की वीडियो में कि खाने खान की उपाधि इसको क्यों दी गई थी और इसने किस प्रकार से षड्यंत्र रच करके लोधी वंश की स्थापना करी दिल्ली वंश में। लोधी वंश अपने आप में एक महानता है। तो चलिए आगे की वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए